प्रिय बच्चों, लॉकडाउन के चलते हुए घरों में रहकर ही तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप लोग इसका एक नोट जरूर तैयार करिएगा, तभी आपके लिए यह शिक्षण कार्य प्रभावी हो पाएगा। जैसा कि कल हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको दे दिया था और इकाई 1 के एक पाठ पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की। और इसकी शुरुआत होती है वैद्युत आवेश से, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वैद्युत आवेश है क्या चीज। लगभग 2500 वर्ष पहले वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि अंबर को ऊन से रगड़ने पर अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगा। तो उन्होंने इस विचार को रखा कि ऐसा करने से अंबर में छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ रहा है। परंतु लगभग 2000 वर्षों तक उस पर कोई विचार नहीं किया। सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने इस पर ध्यान दिया और ये पता लगाया कि यह गुण कांच, रेशम और आभूष आदि वस्तुओं में भी पाया जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट ने एक प्रयोग किया। क्या किया? कांच को रगड़ा रेशम से, एक कांच की छड़ लिया और एक रेशम की लिया। रेशम को कांच की छड़ पर रगड़ दिया तो इस पर आकर्षित करने का गुण आ गया। और उसके बाद आपनूस की छड़ लिया, आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने दो छड़ों पर प्रयोग किया, 2 इसका लिया, 2 इसका लिया। जब कांच की छड़ पर रेशम से रगड़कर कांच की 2 छड़ें अलग अलग ली गई और दोनों को एक दूसरे के पास किया गया, तो इनमें आने लगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मीन्स रिपल्सन, अर्थात एक क्षण दूसरी को दूर हटा रही है। और यही बात इसमें हुई। जब दोनों आपनूस की बगल बगल कर दिया इसमें भी प्रतिकर्षण हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि कांच कांच में भी प्रतिकर्षण और आपनूस आपनूस में भी प्रतिकर्षण दिखाई पड़ा। तब क्या हुआ? उसने सोचा कि जरा कांच को आपनूस से मिलाकर देखें क्या घटना घटित होती है। कि जब कांच को आपनूस से मिला दिया गया तो आ गया आकर्षण। अब ध्यान दीजिएगा, कांच कांच में प्रतिकर्षण, आगनूस आगनूस में प्रतिकर्षण। लेकिन जब कांच
आव्यूह बगल बगल हो गए तो आ गया आकर्षण। इसका मतलब है कि ये दो कैटेगरी में बंट रहा है। अगर कैटेगरी एक ही होती तो कांच और आव्यूह में भी प्रतिकर्षण होता, लेकिन कांच और आव्यूह जो है ये प्रतिकर्षण में न जा करके आकर्षण में आ गए। इससे यह घोषणा हुई कि कांच पर जो आवेश आ रहा है रेशम से रगड़ने पर, उससे कुछ भिन्न आवेश आ रहा है आव्यूह की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर। अर्थात आवेश की संकल्पना दो प्रकार की हुई। एक तो वो जो कांच पर रेशम से रगड़ने पे आ रहा है, और दूसरा वो जो आव्यूह की छड़ पर बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आ रहा है। तो गिलबर्ट ने बताया कि कांच को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पर आता है धन आवेश, और जब आव्यूह की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आता है ऋण आवेश। अर्थात आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इस प्रकार वैद्युत आवेश दो कैटेगरी में बंट जाता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश वो आवेश जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न होता है, और ऋण आवेश का मतलब वह आवेश जो आव्यूह की छड़ पर बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त होता है। इसके बाद इस धनावेश का कारण बताए गए धन कण, और ऋण आवेश का कारण बताया गया ऋण कण। अर्थात इन आवेशों के उत्पत्ति के कारण हैं धन कण और ऋण कण। ठीक, अब धन कण से कांच पर धनावेश आया और ऋण कण से आव्यूह की छड़ पर ऋण आवेश आया। ये धन कण और ऋण कण है क्या? ये अभी हम आपसे चर्चा करते हैं कि धन कण और ऋण कण क्या हैं, कैसे हैं। फिलहाल इसका मतलब होता है कि प्रत्येक पदार्थ में जितने धन कण होते हैं उतने ही ऋण कण होते हैं, और धन कण और ऋण कणों की संख्या बराबर होती है, आवेश भी बराबर होता है। परिणाम स्वरूप वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य रहती है, अर्थात वो उदासीन होता है। लेकिन जब वो रगड़ा जाता है तो इन कणों का आदान प्रदान होता है। जहां धन कण बढ़ते हैं वहां धनावेश हो जाता है, और जहां ऋण कण बढ़ते हैं वहां ऋणावेश हो जाता है। अब हम धन आवेश और ऋण आवेश अर्थात धनावेशित और ऋणावेशित के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे होता है। ध्यान रहे कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, एक धन कण के कारण और एक ऋण कण के कारण। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, और कणों की रचना अणु से हुई, अणु परमाणु से बना, और परमाणु में 3 मौलिक कण प्राप्त किए गए। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। और आपको ये भी बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है, और प्रोटॉन जो है
वो धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन पर आवेश की कोई मात्रा नहीं होती है। परमाणु के अंदर की जो व्यवस्था है उसमें एक ठोस भाग है जिसका नाम है नाभिक, और नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं जिसमें रहता है इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में बंद हो जाते हैं, ये हो गए नाभिक में। एक ठोस भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बाहर चक्कर कर रहा है कक्षाओं में। प्रोटॉन जो है ये धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है। जितनी मात्रा ऋण आवेश की इलेक्ट्रॉन पर होती है उतनी ही मात्रा धनावेश की प्रोटॉन पर होती है, और इसका मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम का ऋणावेश होता है, और एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम का धनावेश होता है, और किसी परमाणु में इनकी संख्या बराबर की होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो परिणामतः परमाणु उदासीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक परमाणु A है और एक परमाणु B है, इसके पास है 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, अर्थात धनावेशित कण 17 ऋणावेशित कण 17, रिजल्ट है 0। और एक दूसरा है जिसके पास है 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, अर्थात धनावेशित कण 20 ऋणावेशित कण 20, जिसका रिजल्ट हो जाता है 0। अब ध्यान दें, मूल रूप से ये भी उदासीन है, मूल रूप से ये भी उदासीन है। अगर किसी ढंग से इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए गए, अर्थात अब इसके पास 17 पॉजिटिव रह गए और 15 निगेटिव रह गए, रिजल्ट आया +2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको मिल जाता है। इस प्रकार से इसके पास 20 पॉजिटिव हो गए और 22 निगेटिव हो गए, जिसका रिजल्ट आता है -2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर परमाणु A के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अर्थात प्रोटॉन की वृद्धि हो गई। प्रोटॉन मूल रूप से तो रुका हुआ है, लेकिन अब प्रोटॉन ज्यादा पड़ रहा है, अर्थात यहाँ धन कण 2 बढ़ गए, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, यहाँ 20 थे ऋणात्मक कण 22 बन गए, इसका मतलब इस पर ऋण कणों की संख्या 2 बढ़ गई। अब ये धनावेशित हो गया और ये हो गया ऋणावेशित। इस प्रकार से ये क्रिया होती है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है, और जहां ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो ऋणावेशित हो जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या।
अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं वैद्युत आवेश के संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, वैसे वैद्युत आवेश का भी संरक्षण होता है। वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह सदैव सुरक्षित रहता है। केवल इसका आदान प्रदान संभव है, इसका विनाश संभव नहीं है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत हम आप जिसका प्रयोग करते हैं उसकी क्या दशा होती है। ऐसा तो है नहीं कि विद्युत आने पर खंभे खड़े हो जाए और जाने पे गिर जाए। और अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई थोड़ा विद्युत ले आओ तो कहोगे अजीब आदमी है। तो आइए देखते हैं विद्युत है क्या चीज। विद्युत आवेश के प्रवाह का नाम है। अब आवेश का प्रवाह होता कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम का आवेश है, जब ये चलता है तो इतना आवेश लेकर चलेगा, और जब आवेश लेकर चलेगा तो इसका मतलब होगा कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। और आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहा गया। अर्थात अगर t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो 1 सेकंड में होगा Q/t। यह है आवेश की प्रवाह दर। इस आवेश की प्रवाह दर का नाम ही है विद्युत धारा। I बराबर Q/t। हम इस तीव्रता को प्रायः विद्युत धारा से ही कहते हैं। सही नाम इसका है विद्युत धारा की तीव्रता। I इसमें विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं Q बराबर IT, जिसकी हिंदी होती है आवेश बराबर धारा गुणे समय। Q बराबर IT में मान लीजिए I का मान 1 एम्पियर है और T का मान 1 सेकंड है। तो हम देखते हैं Q का मान आता है 1 × 1 अर्थात 1 कूलम। आवेश 1 कूलम आया कब? जब धारा थी 1 एम्पियर और समय था 1 सेकंड। अर्थात यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो आवेश का मान 1 कूलम होगा। ध्यान रहे इसमें 3 अक्षर हैं Q, I और T। Q है आवेश, I है धारा, T है समय। आवेश का मात्रक है कूलम, धारा का मात्रक है एम्पियर और समय का मात्रक है सेकंड। देखिए कूलम का नियम।
आपको बताया गया कि सजातीय आवेश जब होते हैं, एक जातीय माने धन धन को प्रतिकर्षित करता है और विजातीय जो होते हैं वो आकर्षित करते हैं, अर्थात एक धन एक ऋण होता है तो आकर्षण होता है। अर्थात दो बिंदु आवेशों में दो बातें संभव हैं। एक तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं और दूसरा दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का पता लगाने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बना दिया। मान लीजिए एक आवेश Q1 यहाँ है और एक आवेश Q2 यहाँ है और इन दोनों के बीच की दूरी R है। हमने दो आवेश लिया, एक Q1 और एक Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया R, एक दूसरे से कुछ दूर है। तो कूलाम ने क्या बताया? दो बिंदु आवेशों के बीच, एक यहां है A पर और एक यहां है B पर, दो बिंदु आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों बातें हो रही हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये इनके मान पर निर्भर करेगा कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं या एक धन है एक ऋण है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। आवेश की मात्राओं का गुणनफल माने Q1 और Q2 का गुणनफल हो गया Q1 इंटू Q। अगर हम बल को F से नोट करें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती में बटे कर दिया जाता है, चिन्ह यही होता है, इसको हम समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में 1 बटे कर दिया जाता है। इस प्रकार कूलाम ने दो घोषणाएं कर दिया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल उनको मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। अगर हम इन दोनों तथ्यों को मिला देते हैं तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। भौतिक विज्ञान में जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले आते हैं। इसलिए अगर हम इसको हटाएंगे तो हम लिखते हैं यह बराबर K Q1 Q2 अपान r²। यह एक नियतांक आ गया K, जिसको हम रखते हैं 1/4πε0 और जिसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। K का मान है 9 गुणे 10⁹, अर्थात 1/4πε0 का मान है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हम कूलम के नियम का सूत्र यूं भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²।
F क्या चीज है? इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। Q1 क्या है? प्रथम आवेश है। Q2 क्या है? द्वितीय आवेश है। और R दोनों के बीच की दूरी है। यह एक अक्षर आया एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको आगे एप्सिलॉन 0 आज मिलते रहेंगे। यहाँ जो एप्सिलॉन 0 आपको मिला है, यह है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आज हमने आपको कूलाम के नियम तक पहुंचा दिया है, जिसमें फिजिक्स के दो सूत्र सामने आए। एक तो आया Q बराबर IT, जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। Q आवेश, I धारा, T समय, इसका मात्रक कूलाम, इसका एम्पियर, इसका सेकंड। और दूसरा, कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र मिला, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ तक आप लोग अपनी कापियों में नोट तैयार करेंगे और सूत्र को याद रखिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पर अवश्य कांटेक्ट करें। धन्यवाद।